यस, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। तो कल हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़े थे हमने रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा, इक्वल डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स, यस। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? बोलो मोहित। हेलो, अरे आवाज आ रही है ना सबको? इक्वल वेक्टर्स का मीनिंग क्या पढ़ा था? Two vectors having same magnitude and same direction. Two vectors having same magnitude and same direction are called as equal vectors. Then next हमने डेफिनेशन पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर्स। बोलो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? Two vectors having same magnitude but opposite in direction. Two vectors having same magnitude but opposite directions are called as negative vectors of each other. Magnitude same रहेगा and the length of the arrow is same, but the directions are opposite. Such vectors are called as negative vectors of each other. Then उसके बाद हमने पढ़ा था null vector या zero vector। बोलो गर्ल्स में। Vector having zero magnitude in particular direction is called as a zero vector. A vector having zero magnitude in a particular direction, that is arbitrary direction। एक imaginary direction लेते हैं हम, जैसे कार अगर रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा। And if the car is moving with the uniform velocity, its acceleration vector is zero vector. Then उसके बाद कुछ definitions कल पढ़े थे हमने। Modulus of a vector, yes, modulus of a vector मॉड्यूलस का मतलब क्या पढ़ा था? ओनली मैग्नीट्यूड। द Magnitude or length of a vector is called as modulus vector. मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। देन उसके बाद पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यानी वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक यूनिट। एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। बोर्ड पर लिखा हुआ है। तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप along x axis, y axis and z axis to represent the direction of the given vector। अगर कोई वेक्टर along x axis दिया है तो उसको हम लिखते हैं आई कैप के साथ। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने लिखा 3j, तो 3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और j कैप का मतलब क्या है? द डिस्प्लेसमेंट इज along y axis। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिखा 3i कैप, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ही रहेगा, लेकिन i कैप दिया इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग x एक्सिस। ठीक है।
उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा था हमने, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मतलब वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, सेम और अपोजिट डायरेक्शन बट अलोंग द सेम लाइन। को मतलब होता है सेम, लीनियर मतलब लाइन। दो वेक्टर्स जो सेम लाइन में हो, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल होंगे या दोनों वर्टिकल होंगे, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, थीटा विल बी 0। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट है और कोलिनियर है तो एंटी पैरेलल होंगे, मतलब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। हमने पढ़ा था कल। नो नेक्स्ट में पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। राइट द हेडिंग। एडिशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसको हम एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या उसको लिखो आप कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों हेडिंग लिख सकते हैं। Addition of vectors, or it is also called as composition of vectors. Now the simple addition जो है स्केलर क्वांटिटीज के लिए, सिंपल एडिशन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम। अगर हमें दो स्केलर क्वांटिटीज ऐड करने हैं तो सिंपल एडिशन होगा, जैसे हम अलजेब्रा में ऐड करते हैं मास ऑफ 4 किलोग्राम और मास ऑफ 3 किलोग्राम, तो टोटल कितना आएगा 7 किलोग्राम। ये सिंपल एडिशन हो गया। बट वेक्टर्स का एडिशन जो है, इसके लिए हम कुछ स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे हम। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग द स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, and the addition of vectors depends upon their directions also. अगर हमने एक फोर्स लिया 4 न्यूटन और दूसरा फोर्स लिया 3 न्यूटन, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यानी टोटल फोर्स, इट कैन बी 7 और इट कैन बी 1 और इट कैन बी 5 न्यूटन। इसके 3 आंसर्स पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस। सपोज हमने दो फोर्सेस कंसीडर किए, F1 इक्वल टू 4 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू इक्वल टू 7 न्यूटन भी आ सकता है, 1 न्यूटन भी आ सकता है, 5 न्यूटन भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पे 3 हम लॉज पढ़ेंगे, जिससे ये अलग अलग आंसर्स मिलेंगे हमें। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग द स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे तो जो फाइनल वेक्टर मिलेगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एडिशन ऑफ 2 or more vectors is called as composition of vectors, और जो फाइनल वेक्टर मिलेगा that is called as resultant vector। और रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट ये दो गिवन वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा।
राइट डाउन। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, process of addition of two or more vectors is called as composition of vectors. Process of addition of two or more vectors is called as composition of vectors. अब दो या तीन वेक्टर्स हमने ऐड किए तो जो आंसर मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होगा। याद रखना है, वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। स्केलर्स ऐड करेंगे तो स्केलर ही मिलता है, और वेक्टर्स ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हमने ऐड किए तो जो फाइनल वेक्टर होगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट लाइन लिखो, सिंगल वेक्टर single vector obtained by adding two or more vectors whose effect is same as combined effect of two or more vectors is called as resultant vector. दो या तीन वेक्टर्स ऐड करने के बाद हमें जो फाइनल वेक्टर मिलेगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हो गया लिखना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, laws of vector addition. Vectors can be added by three laws. Right, next topic, laws of vector addition. Laws of vector addition.
First, triangle law. Of vector addition. Second is parallelogram law. Parallelogram law of vector addition. And third is polygon law. Polygon law of vector addition. या इसको लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स भी लिखते हैं हम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स या लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स. लिख लिए हेडिंग, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या इसको लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम. दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स. और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Now first again वापस देखो, फर्स्ट नंबर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे इसका नाम है ट्राइंगल लॉ, मतलब इसमें दो वेक्टर्स आपको दिए रहेंगे जो हमें ऐड करने हैं. टू वेक्टर्स आर गिवन और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा विच इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. लिख लिया हेडिंग. नाउ सी हियर, सपोज हमें दो वेक्टर दिए हुए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ये वेक्टर ए है. अब वेक्टर ए कैसा ड्रॉ किया हमने, अलोंग द हॉरिजॉन्टल सपोज, और ये वेक्टर बी है. कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, विच आर टू बी एडेड. सपोज हमें ये दो वेक्टर्स को ऐड करना है विद हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ ए वेक्टर ओपी. सपोज जितना ये वेक्टर ए है उतना ही वेक्टर ड्रॉ करना है यहां पर, इक्वल एंड पैरेलल टू ए. मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और इसके पैरेलल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. तो ड्रॉ ए वेक्टर सपोज ओ ए या ओपी सपोज नाम देंगे इसको, विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए. जितना ए वेक्टर है उतना यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया हमने. इक्वल एंड पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम. ये हॉरिजॉन्टल राइट साइड में है, ये भी हॉरिजॉन्टल राइट साइड में. ठीक है. अब उसमें ये वेक्टर बी ऐड करना है. तो ड्रॉ अनदर वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू बी. तो बी के पैरेलल मतलब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है आपको. जितना ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड में उतना ही यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना है. और इसके पैरेलल मतलब जितनी एंगल पर ये है, इमेजिन करो ये हॉरिजॉन्टल से समझो 45 डिग्री पर है, तो यहाँ पर भी आपको 45 डिग्री पर ही ड्रॉ करना है. अगर ये 30 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से तो 30 डिग्री पर ही ड्रॉ करना है. मतलब ड्रॉ अनदर वेक्टर लेट अस कॉल इट एज PQ
which is equal and parallel to vector b. मतलब इमेजिन करो इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, इक्वल एंड पैरेलल। तो पहले हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया विच इज शोन बाय ओपी इक्वल एंड पैरेलल टू ए। फिर पॉइंट पी पर, पॉइंट पी क्या है, वेक्टर ए का हेड, और ओ को हम बोलते हैं टेल। तो फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर ए ड्रॉ अनदर वेक्टर PQ which is equal and parallel to vector B। यहां से एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया PQ जो B के पैरेलल और इक्वल है। देन कंप्लीट द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये थर्ड साइड जो है रिमेनिंग, ये कंप्लीट करो ट्राइंगल का। तो ये जो वेक्टर बन रहा है आपका OQ, उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। This OQ is called as resultant of vector A and vector B। यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर R and a resultant vector equal to क्या आएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया, इसलिए इसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या लिखते हैं हम। अब यहाँ पे ये दो वेक्टर्स ऐसे दिए थे, लेकिन हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, इफ टू वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द ऑर्डर। इन द ऑर्डर मतलब अगर पहला वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल सेम होना चाहिए। मतलब जहां पे फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट हो रहा है, यहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant will be along the remaining side of the triangle taken in the reverse order। अगर दो वेक्टर्स हमने ट्राइंगल के दो साइड से दिखाए सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में मतलब जहां पे फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट हुआ वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे अगर आपको ऐसे दिया है तो ये सेम ऑर्डर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का हेड ज्वाइन हो रहा है। सेम ऑर्डर कब आएगा, जब एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होंगे। So if two vectors are shown in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant will be represented in magnitude and direction along the remaining side of the triangle taken in the reverse order। अब resultant कैसे ड्रॉ किया देखो हमने, O से Q के तरफ, and the resultant is drawn from starting point of first vector to the ending point of the second vector। तो यहाँ पे दोनों हेड मिल गया, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक ड्रॉ करना है। तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, OQ वेक्टर। और कैसे निकाला हमने, ये ट्राइंगल मेथड से। तो पहले ये दो वेक्टर्स हमने ड्रॉ किए OP एंड OQ से, मतलब बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ध्यान रखना है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब दोनों का एक वेक्टर का हेड और सेकंड का टेल कंबाइन होना चाहिए। फिर जो रिमेनिंग साइड आएगा ट्राइंगल का रिवर्स ऑर्डर में, तो दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया स्टेटमेंट? Yes, यहाँ पे sir. मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखो इफ टू वेक्टर्स are shown in magnitude if two vectors are shown in magnitude and direction by two sides of triangle taken in the same order,
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द सेम ऑर्डर, देन their resultant will be represented in magnitude and direction by third side of the triangle, by third side of triangle in the reverse order. Then draw this figure. ये स्टेटमेंट हो गया आपका. If two vectors are shown in magnitude and direction by two sides of triangle taken in the same order, सेम ऑर्डर का मतलब याद रखना है, जहां पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेम ऑर्डर. Then their resultant will be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in the reverse order. मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये फिगर ड्रॉ करो एग्जांपल करके. बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर ओपी, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, प्लस वेक्टर पी क्यू. देखो नाम लिखते समय भी ध्यान रखना है, ओपी प्लस पी क्यू आएगा, जहां पे फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ, यहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ओपी प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर. यहाँ इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर. आर इन ए रिजल्टेंट वेक्टर. Complete this fast. First write the statement, then draw the figures. और फॉर्मूला क्या आएगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल टू वेक्टर OQ, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर R. हो गया लिखना.
यस प्रिया, हो गया लिखना? समझ में आया? यस सर। कहाँ गए थे आप? 2-3 दिन से ज्वाइन नहीं हुए थे आप क्लास में? सर नेटवर्क इशू था। देखो ग्राफिकल मेथड एक्चुअली स्पीकिंग, आपको कोई भी दो वेक्टर्स ऐड करने हैं। समझो फर्स्ट वेक्टर आपने ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है? यहां से, और इसके इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये उठा के समझो हमने यहाँ पे रख दिया इसी डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसा है और इसके पैरेलल और इतना, तो यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते हम क्योंकि ये एंगल ऐसा है, तो यहाँ पर इक्वल एंड पैरेलल टू बी वेक्टर होना चाहिए। तो पहले वेक्टर ओपी ड्रॉ किया हमने इक्वल एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, फिर पी पॉइंट से वेक्टर पी क्यू ड्रॉ किया विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, फिर ट्राइंगल का तीसरा साइड ड्रॉ करना है, फिर थर्ड साइड का जो लेंथ होगा दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसा होगा? फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, then go second, parallelogram law of vector addition. Second number is parallelogram law of vector addition. Number 2, parallelogram law of vector addition, या इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम, राइट? इसका स्टेटमेंट लिखो पहले। इफ टू वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स, इतना सेंटेंस कॉमन रहेगा। if two vectors are shown in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, two vectors are shown in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the common point, then their resultant will be shown in magnitude and direction by diagonal resultant will be shown in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. अब डायगोनल दो होते हैं तो कौन सा डायगोनल लेना है? ड्रॉन फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। ये इसका स्टेटमेंट है, राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हमने पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दिखाए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा? अलोंग द डायगोनल फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट।
लिख लिया स्टेटमेंट। ये ग्राफिकल मेथड है, कल हम इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड भी पढ़ेंगे। If two vectors are shown in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant will be shown in magnitude and direction by the diagonal drawn from their common point. Now suppose हमें एक एग्जांपल दिया है जिसपे दो वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी। सपोज वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं हम, बट हमें यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा ये वेक्टर ए है वैसा ही यहाँ पे ड्रॉ करो अलग से। ड्रॉ ए वेक्टर से, इसको हमने नाम दिया ओ पी। ड्रॉ ए वेक्टर ओपी इक्वल एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। जितना ये वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतना यहाँ पे ड्रॉ करना है वेक्टर ओपी इक्वल एंड पैरेलल टू ए, मतलब हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। ठीक है। अब बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, जितना ये वेक्टर बी है उतना यहाँ पे ड्रॉ करना है, इक्वल एंड पैरेलल, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल और इसके इक्वल। तो मैग्नीट्यूड जितना है उतना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, और इक्वल एंड पैरेलल। तो ये सपोज हमने ड्रॉ किया वेक्टर ओ क्यू विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। देखो ट्राइंगल मेथड में क्या किया था हमने, बी वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया था, जहां पी वेक्टर या ओपी वेक्टर खत्म हो रहा था। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट वेक्टर तो एज इट इज ड्रॉ करना है, जैसे लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था। लेकिन सेकंड वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ अनदर वेक्टर ओ क्यू इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ट्राइंगल लॉ में हेड पर हमने ड्रॉ किया था, हेड से ड्रॉ किया था फर्स्ट वेक्टर के, और यहाँ पे टेल से ड्रॉ करना है कॉमन पॉइंट से, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट है, देखो ये ओ। देन कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया हमने, तो जो डायगोनल बनेगा ये वाला, ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ओ, ये रिजल्टेंट होगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज हमने ट्राइंगल पैरेललोग्राम को नाम दिया ओ पी एस क्यू। समझ में आया। सबसे पहले हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया बाय ओपी, फिर पॉइंट ओ से यानी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया हमने, जो कि इक्वल एंड पैरेलल टू बी वेक्टर है। तो बी के बिल्कुल इक्वल एंड पैरेलल, तो जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। और फिर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और डायगोनल ड्रॉ किया ओ एस फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ओ। तो डायगोनल जो है वेक्टर ओ एस इक्वल टू आएगा वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ क्यू। मतलब हम लिख सकते हैं, हम ये फिगर के नीचे लिखना है, दैट इज फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ओ एस इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर ओ क्यू। तो यहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ओ एस को नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
क्या समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर डायगोनल PQ आएगा ना? डायगोनल फ्रॉम कॉमन पॉइंट। डायगोनल कौन सा लेना है? डायगोनल तो वो भी है PQ, लेकिन कौन सा डायगोनल लेना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट? जो डायगोनल उनके कॉमन पॉइंट से शुरू हो। तो दोनों वेक्टर्स का कॉमन पॉइंट कौन सा है? O। तो डायगोनल OS लेना है यहाँ पे। ओके सर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा डायगोनल लेना है वो हमने डिफाइन किया है। रिजल्टेंट विल बी शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। तो दोनों वेक्टर्स जहां से शुरू हो रहे हैं, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? O। तो ये वाला डायगोनल लेना है, O से शुरू होने वाला, यानी OS। क्या समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर। देखो दोनों लॉज में ज्यादा फर्क नहीं है। पहला वेक्टर तो आपको एज इट इज ड्रॉ करना है, वेक्टर A और वेक्टर B आपको दिए रहेंगे। कोई भी मेथड से हम ऐड कर सकते हैं, हम ट्राइंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड। ट्राइंगल मेथड में फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया हमने विच इज इक्वल एंड पैरेलल टू A वेक्टर, ये वाला। अब ट्राइंगल मेथड में क्या करना था? B वेक्टर कहां ड्रॉ करना है? यहां पर P पॉइंट पर, बराबर। ट्राइंगल मेथड में वेक्टर B इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट P, और पैरेललोग्राम मेथड में वेक्टर B इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट O। और ट्राइंगल मेथड में दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में आएंगे, मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल ज्वाइन होगा, और फिर जो तीसरा साइड बचता है ट्राइंगल का, दैट विल बी रिजल्टेंट, और वो रिवर्स ऑर्डर में रहेगा, मतलब फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर। और पैरेललोग्राम मेथड में ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया हमने इक्वल एंड पैरेलल टू A, फिर उसी पॉइंट O से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है OQ इक्वल एंड पैरेलल टू B वेक्टर, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन ड्रॉ द डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट O। तो डायगोनल जो है दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। यस, आया समझ में? यस सर। Then I go third law, that is polygon law of vector addition. Number 3, अगर वो law of triangle of vectors and law of parallelogram of vectors, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें दो वेक्टर्स का एडिशन करना हो। फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन यूज ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। बट सपोज अगर हमें मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करने हैं, 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स, तो उस केस में पॉलीगॉन लॉ यूज करेंगे हम। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज यूजफुल फॉर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, मतलब 3 4 5 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लिखो आप इफ, स्टेटमेंट क्या आएगा? इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा, 3 4 5 भी हो सकते हैं। if number of vectors are shown in magnitude and direction by different sides of incomplete polygon, if number of vectors are shown in magnitude and direction by different sides of incomplete polygon, taken in the same order, अगेन यहाँ पे हमने लिखा है टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर फर्स्ट वेक्टर खत्म होगा वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, जहां सेकंड वेक्टर खत्म हुआ वहां थर्ड वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, और जहां थर्ड वेक्टर खत्म हुआ वहां से फोर्थ वेक्टर स्टार्ट होगा। दैट इज कॉल्ड सेम ऑर्डर।
ठीक है, यानी पहला वेक्टर अगर ओ पी है तो दूसरा पी क्यू होगा, फिर तीसरा क्यू आर होगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सेम ऑर्डर, मतलब जहां फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होगा। So suppose if number of vectors are shown in magnitude and direction by the different sides of incomplete polygon taken in the same order, then their resultant will be shown in magnitude and direction by remaining side of the polygon. In the reverse order. जो लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स था वैसा ही है, उसमें बस दो साइड्स, दो वेक्टर्स दिए रहेंगे विच आर शोन बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जो थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का, दैट विल बी रिजल्टेंट। और यहाँ पे 3 4 5 वेक्टर्स होंगे विच आर शोन बाय डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, और जो बचा हुआ साइड होगा वो रिजल्टेंट होगा। लेकिन रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है? रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से आखिरी वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक ड्रॉ करना है। राइट द स्टेटमेंट, फिर मिटा देता हूं मैं, फिर एक्सप्लेनेशन एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। हो गया स्टेटमेंट लिखना? फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, they are useful for addition of two vectors only, but this polygon law is useful for addition of more than two vectors. yes, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया लिखना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। सपोज हमें 4 वेक्टर्स ऐड करने हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, जो आपको दिए रहेंगे गिवन वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगॉन मेथड से हम मोर देन 2 वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको सपोज आपको ऐसे वेक्टर दिए, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, और सपोज ये से डी वेक्टर। फोर डिफरेंट वेक्टर्स आर गिवन विच आर टू बी एडेड। ठीक है, पहले देख लो, आप समझ लो, फिर ड्रॉ करो। आप क्या करना है, जस्ट आपको वैसे ही वेक्टर्स ड्रॉ करने, इक्वल एंड पैरेलल। तो पहले वेक्टर ए कैसा है? हॉरिजॉन्टल है ना, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। सपोज इसको लेबल किया हमने ओ पी, ड्रॉ ए वेक्टर ओ पी इक्वल एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। जितना ए वेक्टर है उतना ही ड्रॉ किया हमने यहाँ पे ओपी वेक्टर। फिर सेकंड वेक्टर है बी, तो इसको समझो, आप इमेजिन करो यहां से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, मतलब यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, इसके बिल्कुल पैरेलल। इसको नाम देना है सपोज पी क्यू वेक्टर। तो जहां पे फर्स्ट वेक्टर एंड हुआ था, यहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि सेम ऑर्डर में होने चाहिए। तो पहले हमने ओपी वेक्टर ड्रॉ किया, फिर पी पॉइंट से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया पी क्यू इक्वल एंड पैरेलल टू बी। अब क्यू पॉइंट से तीसरा वेक्टर ड्रॉ करना है इक्वल एंड पैरेलल टू सी। तो सी के बिल्कुल पैरेलल, मतलब इमेजिन करो यहां से इसको उठा के यहाँ पे रख देना है।
उसी डायरेक्शन में, इसको नाम दिया हमने क्यू आर सपोज, दिस इज इक्वल एंड पैरेलल टू सी वेक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, पॉइंट आर से जहां पे थर्ड वेक्टर खत्म हुआ है वहां से फोर्थ वेक्टर स्टार्ट होगा, तो यहां से एक इक्वल एंड पैरेलल टू डी एक वेक्टर ड्रॉ करना है, तो ये हो गया सपोज आर एस इक्वल एंड पैरेलल टू डी वेक्टर, छोटा है डी वेक्टर तो छोटा कर देना है यहाँ पे, लेंथ उतना ही आपको, आप स्केल यूज करके आप ड्रॉ करोगे सो दैट आपका लेंथ वगैरह सब इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया ओपी इक्वल एंड पैरेलल टू ए, फिर पी पॉइंट से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया पी क्यू इक्वल एंड पैरेलल टू बी, मतलब इमेजिन करो बी को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, फिर सी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, और डी को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, मतलब जैसे आपको गिवन वेक्टर्स में डायरेक्शन दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ करना है आपको। फर्क इतना है कि अलग अलग थे, अभी हमने ज्वाइन कर दिया तो एक पॉलीगॉन बन गया, इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। तो उसका जो रिमेनिंग साइड होगा, रिमेनिंग साइड क्या होगा, ओ एस, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो रिमेनिंग साइड ओ एस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये साइड को भी अगर हमने ज्वाइन किया समझो ओ क्यू और ये ओ एस, सॉरी ओ आर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक पॉलीगॉन जो है उसमें बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक पॉलीगॉन हमने लिया है ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब समझो आपको 2 वेक्टर दिए होते थे ए और बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता था, यस इन ट्राइंगल, अगर आपने ट्राइंगल ओ पी क्यू लिया तो बाय ट्राइंगल लॉ क्या आएगा, वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, बराबर है। इन द ट्राइंगल ओ पी क्यू वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर ओ क्यू, मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा यहाँ। अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये ओ क्यू आर हमने लिया दूसरा वाला ट्राइंगल ओ क्यू आर, तो उसमें ओ क्यू इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी ओ आर क्या आएगा, वेक्टर ओ आर इक्वल टू आएगा वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, ठीक है। सपोज हमने पहले फर्स्ट ट्राइंगल लिया OPQ और उसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स अप्लाई किया, तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर OQ, मतलब OQ वेक्टर इक्वल टू आएगा वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, इसको लिख सकते हो आप वेक्टर A प्लस वेक्टर B ऑल्सो, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का टोटल ये आया, रिजल्टेंट ये है OQ। फिर ये दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करो OQR, तो ट्राइंगल OQR में वेक्टर OR इक्वल टू आएगा वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QR, अब वेक्टर OQ का वैल्यू क्या है A प्लस B, तो ये हो जाएगा A प्लस B वेक्टर और QR मतलब C वेक्टर, ठीक है। अब तीसरा ट्राइंगल कंसीडर करो, इन द ट्राइंगल ORS, तो वेक्टर OS इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर OR प्लस वेक्टर RS, अब वेक्टर OR को क्या लिख सकते हैं, यहां से OR का वैल्यू है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और RS का वैल्यू है वेक्टर D और OS इज द रिजल्टेंट, मतलब लिख सकते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू क्या आएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। मतलब इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स
then we can derive the law of polygon of vectors. So actually speaking, law of polygon of vectors, law of triangle of vectors का ही extended form है. पॉलीगॉन में क्या होगा, दो तीन ट्रायंगल, तीन या चार ट्रायंगल बन जाएंगे. तो पहले इस ट्रायंगल के लिए लॉ अप्लाई करना है, फिर इस ट्रायंगल के लिए, फिर इस ट्रायंगल के लिए. तो a प्लस बी का रिजल्टेंट ये आएगा ओ क्यूब, फिर ये दो साइड का रिजल्टेंट ये आएगा, फिर ये दो साइड का रिजल्टेंट ये आएगा. मतलब ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, चार वेक्टर्स ए बी सी डी का रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर आर. तो ये हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स में. इफ डिफरेंट वेक्टर्स are shown in magnitude and direction by the different sides of incomplete polygon taken in the same order. यहाँ के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सेम ऑर्डर में वेक्टर्स होने चाहिए. मतलब पहला वेक्टर है OP, तो दूसरा आएगा PQ, तीसरा QR और चौथा RS. फर्स्ट वेक्टर का एंडिंग और सेकंड का स्टार्टिंग सेम पॉइंट होना चाहिए. तो इफ डिफरेंट वेक्टर्स आर शोन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the different sides of incomplete polygon in the same order, then their resultant will be shown in magnitude and direction by the remaining side of the polygon drawn in the reverse order. देखो रिमेनिंग साइड जो है रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, रिवर्स ऑर्डर में. अगर सेम ऑर्डर में लेते तो SO लिखते थे हम, लेकिन यहाँ पर हमने OS लिखा है. यानी फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग से लेकर आखिरी वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक वेक्टर ड्रॉ करना है. ड्रॉ दिस, ये फिगर ड्रॉ करो और ये उसका प्रूफ. तो मैं आपको ऐसे दिया है, डिराइव लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ. तो आपको ये डेरिवेशन लिखना है आपको. फर्स्ट ये फिगर ड्रॉ करो. सपोज हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी दिया हुआ है और हमें ऐड करना है. तो ये चारों वेक्टर ड्रॉ करने और उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करने, ये याद रखना है. जैसे ये बी वेक्टर ऐसे दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी ऐसे दिखना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल टू बी वेक्टर. पर कितना है कि इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, और सी वेक्टर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, और डी वेक्टर यहाँ पे. फिर पॉलीगॉन कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग साइड OS क्या होगा, रिजल्टेंट. कंप्लीट दिस फास्ट. क्या समझ में आया? Yes, sir. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग, एक्चुअली अगर देखा जाए तो लॉस दो ही है, एक आपका ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ. फिर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स को ही हम एक्सटेंड करते हैं, तो हमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स मिलता है. हाँ बोलो, डाउट है किसको? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ आप, वॉल्यूम बहुत धीरे आ रहा है. हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ आपके सर अभी मोबाइल आ का. रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है, बोलो. सर अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी का भी डायरेक्शन हो, तो अगर तो उसका एडिशन कैसे करते हैं सर हम? वो तो डायरेक्ट ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन है, मतलब सिंपल एडिशन हो गया वो तो. वो हम कल समझेंगे पैरेललोग्राम में. अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो वो तो सिंपली ऐड हो जाएंगे ना. तो भी A प्लस बी करना है ना आपको. सर फिर ट्रायंगल अगर नहीं बनेगा. रिवर्स डायरेक्शन हो तो, हाँ रिवर्स डायरेक्शन में हो तो वेक्टर हाँ, बी. रिवर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में आप कोई भी ऐड कर सकते हो, दो वेक्टर्स कैसे भी. ये कंप्लीट करो, बता दो मैं. ओके सर. देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों में एंगल कितना है, 0, मतलब दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा 0 ले लेंगे हम. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब दे आर एंटी पैरेलल, तो थीटा 180 डिग्री ले लेंगे. और कल हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए A और B और दोनों के बीच में एंगल थीटा मालूम है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा. ये फॉर्मूला है.
तो अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0, अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा 180, और बाकी को एंगल लिया है तो आपको वो पुटअप करना है। तो कल हम इसको यही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स हम दूसरे मेथड से समझेंगे, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड यानी डेरिवेशन मेथड। आज हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड है, मतलब आपको स्केल लेके मेजर करना है कि वेक्टर ए कितना है, 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करो। फिर जहां ए कंप्लीट हुआ वहां से बी वेक्टर ड्रॉ करना है उसी डायरेक्शन में, और उतना ही मैग्नीट्यूड, मतलब 4 यूनिट तो 4 यूनिट ड्रॉ करना है, और फिर रिमेनिंग साइड कंप्लीट करो, उसका लेंथ मेजर करो, दैट विल बी रिजल्टेंट। तो ये ग्राफिकल मेथड एक्चुअली। तो कल हम एनालिटिकल मेथड समझेंगे। हम एनालिटिकल मतलब डेरिवेशन। सपोज आपको मैंने दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताया कि ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 3, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है समझो 30 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड यानी फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो टुमारो वी शैल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन to find the magnitude and direction of the resultant vector by parallelogram method। ठीक है, तो कल ये डिस्कस करेंगे वापस हम। हो गया कंप्लीट सबका? ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो। तो कल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, डोंट मिस इट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर का, जो हम फिजिक्स में हमेशा यूज करते हैं। हम जब भी आपको दो वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो वो डेरिवेशन आएगा, वो फॉर्मूला आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो डिराइव करेंगे हम। ओके